धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों नमस्कार। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जाति व्यवस्था वास्तव में सनातन धर्म का अंग है कि यह एक विकृति है। आजकल इस विषय पे बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। इवन इसको पूरी तरह हटाने की भी मांग की जा रही है। तो इसका कंफ्यूजन ये है कि कई लोग जाति और वर्ण को एक समझते हैं। इस विषय में आज थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे। जाति को लेकर बहुत तीखी बहस छिड़ी है। यह बहस जाति व्यवस्था, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था में भेद नहीं कर पाने के कारण हो रही है। ये सब बातें अलग अलग हैं, तीनों बातें अलग अलग हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि सभी को जानना चाहिए कि सनातन धर्म के मूल ग्रंथ जो ब्रह्म सूत्र है, भगवत गीता है और उपनिषद हैं, इनमें जाति शब्द का कोई उपयोग ही नहीं है। इन तीनों ग्रंथों को हमारे सनातन धर्म में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, यानी ये सनातन धर्म के मूल आधार हैं। इनमें जाति नाम का शब्द आया ही नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था जरूर है, शुरू से वर्ण व्यवस्था है, लेकिन इसके भी स्वरूप को लोग नहीं जानते। ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको बहुत गलत रूप से समझा जाने लगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य के स्वभाव पर आधारित इस नैसर्गिक वर्गीकरण में उत्तर वैदिक काल में कुछ विकृतियां आने लगी। मध्यकाल तक आते आते इसकी व्याख्या बहुत गलत ढंग से की जाने लगी। व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होने लगा। बस यही से सारा विघटन और सारी विनाश शुरू हुआ। यही से इस व्यवस्था में ऐसे विकार आने लगे जो आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता पर ही चिन्ह खड़े कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मूल रूप से वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं रही, न कभी थी ही नहीं। इसका निर्धारण व्यक्ति के स्वभाव यानी मूल प्रवृत्ति और रुझान के आधार पर होता था। मान लीजिए किसी एक वर्ण के परिवार में आप जन्म हुए हैं। जन्म हुए व्यक्ति को दूसरे परिवार में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। किसी एक वर्ण के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति को दूसरे वर्ण में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। किसी का शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय हो जाना और किसी का ब्राह्मण हो जाना, इन वर्णों में चले जाना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि वर्ण व्यवस्था मेरे द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक, जो स्वभाव पर आधारित है। गुण, कर्म स्वभाव पर आधारित है। श्री कृष्ण के वर्ण का आशय स्वभाव से है। वर्णों में वर्णों का निर्धारण भी स्वभाव के आधार पर है। वे कहते हैं कि चारों वर्णों का निर्धारण मेरे द्वारा किया गया है। सभी को अपने अपने वर्ण के अनुसार जीवन जीना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से पढ़ने, लिखने, ज्ञान अर्जन करने और पवित्रता से जीवन जीने की तरफ रुझान है तो वह स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण माना जाने लगा था। उसने किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो बहुत निम्न कहे जाने वाले परिवारों में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, अच्छे आचरण से ब्राह्मणों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है लेकिन उसका आचरण अगर ठीक नहीं है तो उसे शूद्र माना जा रहा है। महाभारत में कहा गया है कि ब्राह्मणोचित गुण अगर किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो भले ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, उसे शूद्र ही माना जाना चाहिए। यदि उसको वेद का ज्ञान नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका आचरण पापाचार से भरा है, तो वो शूद्र कहलाने लायक है। इसके अलावा कोई अगर शूद्र परिवार में भी पैदा हुआ है, उसका आचरण अच्छा है, तो वो ब्राह्मण माना जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण है उसके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता है। इसमें सत्य का असर ज्यादा है। इसी तरह रजोगुण प्रधान व्यक्ति को क्षत्रिय, व्यापारिक बुद्धि वाले व्यक्ति को वैश्य
और सेवा करने की सहज प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को शूद्र माना गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वर्णों के विभाजन में सिर्फ स्वभावगत आधार है। इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है कि ये ऊंचा है और ये नीचा, ऐसा नहीं है। स्वभाव के आधार पर विभाजन। अब जाति और वर्ण में भेद नहीं कर पाना हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात रही। मध्यकाल में अनेक ऐसे कारण रहे जिनसे जाति व्यवस्था का विकास हुआ। इसका मकसद भी अच्छा था और सामाजिक एकता की दिशा में इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। एक्चुअल में वर्कर्स गिल्ड की तरह था, जिस तरह वर्कर्स की गिल्ड होती है दूसरे देशों में, ये उस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन जब जाति व्यवस्था ने जातिवाद का रूप ले लिया तब इसने समाज और राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छे से समझ लीजिए, जाति व्यवस्था और जातिवाद दोनों अलग अलग चीजें। जाति व्यवस्था के कारण हर एक जाति के व्यक्ति को ऐसा वातावरण मिलता था जहां वे स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। उसकी जाति के लोग उसके सुख दुख में सहभागी होते थे। लोगों को इसके रूप में एक ऐसी व्यवस्था प्राप्त थी जो उनके आचार व्यवहार को काफी हद तक नियंत्रित करती थी। इससे समाज भी सुचारू रूप से चलता था। हर व्यक्ति इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि उसके आचरण में कोई ऐसी बात न हो या उससे कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे जाति में उसका अपमान हो। इससे अपराध और दुराचार कम होते थे। बच्चों की शादी के लिए वर और वधू के चयन में उसकी जाति के लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अधिकतर व्यवसाय जाति आधारित होते थे, लिहाजा किसी व्यवसाय या उसमें लगे किसी व्यक्ति पर कोई संकट आ जाने पर जाति के सभी लोग एकजुट होकर उसका विरोध करते थे या उसकी मदद करते थे और उसे न्याय प्राप्त करने में सहायता करते थे। एक तरह की ट्रेड यूनियन टाइप की व्यवस्था थी आज के समय की। अब इसमें विकृति कैसे आई? कालांतर में जाति व्यवस्था में जातिवाद का दोष आ गया जो सामाजिक समरसता के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। यहीं से यह सुंदर व्यवस्था विकृत होती चली गई। कतिपय जातियां अपने आप को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ मानने लगी, दूसरी जातियों को दोयम मानने लगी। पहले जातियों और जाति संगठनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने और अधिक प्रगति करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती थी। कोई ऐसा बुरा भाव नहीं था आपस में, लेकिन इसका स्वरूप बहुत अच्छा था। इसमें कोई बैर भाव नहीं था। धीरे धीरे यह स्वस्थ भावना, यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने बहुत बुरा रूप ले लिया और जातियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई। यहीं से समाज का विघटन शुरू हुआ। जातिवाद को राजनीतिक हित साधने वालों ने अपने हितों के लिए इस विकृति को खूब हवा दी, खूब जमकर हवा दी। आजादी के बाद ऐसा लगता था कि अब यह विकृति चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने जाति आधार पर लोगों को संसद और विधानसभाओं में टिकट देना शुरू कर दिया। वह उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने लगे जिसकी जाति के सदस्यों की संख्या उसके चुनाव क्षेत्र में अधिक होती थी। इसने विकृति को इतना भयानक रूप दे दिया कि अब लोग जाति व्यवस्था को समाप्त करने की ही बात करने लगे। जाति व्यवस्था को समाप्त करने वालों को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह एक ऐसी चीज है जो भारतीय समाज से कभी जड़मूल से समाप्त होने वाली नहीं है। कोई कितना भी शिक्षित हो या कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, उसमें जाति भावना देखने को मिलती है। देखा तो यह जा रहा है कि शिक्षा के साथ वह और भी इस भावना को बढ़ा रहा है। जरा मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों में जाकर देखिए कि जाति विभाजन कितना अधिक है। यहाँ सभी लोग शिक्षित हैं। जहाँ कथित ऊंची जाति के लोग अपनी जाति पर गर्व करते हैं, वहीं कथित नीची जाति के लोग उन्हें सबक सिखाने की बात करते हैं। ये प्रतिशोध की भावना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। दुख की बात यह है कि कथित नीची माने जाने वाली जातियों के लोगों के मन में यह भावना बहुत सुनियोजित तरीके से भरी जा रही है कि ऊंची जाति वालों ने तुम्हारे पूर्वजों पर बहुत जुल्म किए हैं। इस बात में कुछ सच्चाई भी है कि मध्यकाल में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ जैसा कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है।
एक तरफा कहा जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि पिछली बातों को भूलकर नए समाज का निर्माण किया जाए, वहीं दूसरी ओर पिछली बातों को खूब याद दिला दिला कर जातीय द्वेष को बढ़ाया भी जा रहा है। इस तरह किसी व्यवस्था या अवधारणा में विकृति आ जाए तो उस अवधारणा को ही गलत नहीं माना जाता, उसे तो सुधारा जाता है। तो सुधार नहीं हो पाने की स्थिति में उसे समाप्त करना ही एक हल होता है। कोई भी व्यवस्था सदा के लिए नहीं होती। यदि जाति व्यवस्था हमारे समाज, देश और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो रही है और लोग इस पर अड़े रहना चाहते हैं, तो इस व्यवस्था को, इस प्रथा को समाप्त कर देना ही देश के हित में। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।